Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about funding for NRC update has been stopped, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सो इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. तो दिस आर्टिकल इज लिंक्ड विथ असम मूवमेंट एंड आई होप यू ऑल नो कि असम मूवमेंट स्पैंड इन असम फ्रॉम 1979 टू 85 और उसमें जो मेन पर्पस था वो था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स असम के अंदर घुस गए हैं, खासकर बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हु केम टू असम आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस से डिपोर्ट किया जाए. और ये मूवमेंट स्टूडेंट यूनियन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने ही लीड किया और लगभग 6 सालों तक ये मूवमेंट चला फ्रॉम 1979 टू 85. और इसमें बीच बीच में पुलिस की एट्रोसिटीज़ भी हुई जिसमें 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए. लेकिन अल्टीमेटली 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के शहीद होने के बाद भारत सरकार को होश आया और भारत सरकार ने फिर एक आसाम अकॉर्ड साइन किया विद आसाम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन 15 अगस्त 1985. और इस आसाम अकॉर्ड में मेनली 2 बातें लिखी गई. पहली बात थी टू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम असम. तो जो भी गलत तरीके से इलीगल तरीके से असम के अंदर घुस चुके हैं लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको चुन करके फिर असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए, इनफैक्ट इंडिया से बाहर डिपोर्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. और ये प्रॉमिस तो कर दिया गया इस असम अकॉर्ड में, दैट वाज डन इन 1985. लेकिन इस डायरेक्शन में काम स्टार्ट हुआ वेरी लेट इन 2013 और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ये काम स्टार्ट हुआ जब एनआरसी ऑफ असम को अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया. तो प्रॉमिस हुआ 1985 में, लगभग 28 सालों बाद इस पे काम हमने शुरू किया इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एनआरसी. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इन असम अकॉर्ड दैट वाज रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ असमीज कल्चर, कि असम का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट है, उन सब चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे. एंड दिस प्रोविजन वाज मेंशन इन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड. तो अब अपडेटिंग एनआरसी पे बात करते हैं कि एनआरसी को हम अपडेट कर रहे हैं. 2013 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड दिस एनआरसी अपडेट प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड इन लाइन विथ असम अकॉर्ड, जो उसका पहला कमिटमेंट था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. और इसी कारण से एनआरसी को अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया इन 2013, लगभग 30 सालों बाद. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है. हुआ क्या एनआरसी में, तो आप सबको पता है कि लोगों को प्रूव करना था कि दे हैव बीन लीगल रेजिडेंट्स ऑफ असम. तो ओवरऑल इसमें लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया टू प्रूव देयर रेजिडेंटशिप ऑफ असम. लेकिन उनमें से लगभग 3 करोड़ 11 लाख लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, एलिजिबल पाई गई, जबकि 19 लाख लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. मतलब उन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया गया. लेकिन अभी भी दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट और यही कारण है कि एनआरसी अपडेट का प्रोसेस अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है. ये जो 19 लाख लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इनको एक मौका और दिया गया है एंड नाउ दे कैन अपील इन द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स. तो होगा क्या कि कौन सी फाइनल एक्टिविटी बची हुई है वो ज़रा देखते हैं. इन एनआरसी कोऑर्डिनेटर ऑफिस से इन सारे लोगों को जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उनको रिजेक्शन स्लिप मिलेगा और ये रिजेक्शन स्लिप लेकर के ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जा कर के एक अपील रजिस्टर करेंगे कि सर हम लोग ओरिजिनल रेजिडेंट हैं असम के, लेकिन हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है इन द एनआरसी अपडेट प्रोसेस और ये रिजेक्शन स्लिप दिया एनआरसी कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने. अब ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अगर ये प्रूव कर पाए कि ये लोग हैं ओरिजिनल रेजिडेंट असम के, तो फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल इनको रेजिडेंट ऑफ असम डिक्लेयर कर सकता है. लेकिन अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया देन दे विल बी डिक्लेयर्ड परमानेंट इलीगल इमिग्रेंट. फिर इनको डिटेंशन सेंटर्स में डिटेन करके रखा जाएगा और फिर अप्रोप्रिएटली डिपोर्ट भी किया जाएगा जिन कंट्री से ये इलीगली इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं. ये प्रोविज़न है.
लेकिन तो ये जो फाइनल स्टेप है एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस, जिसमें फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अपील की जाएगी, ये प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हजारों फॉरेनर ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं अंडर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1946 बाय असम गवर्नमेंट। ये ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को एनआरसी कोऑर्डिनेटर ऑफिस से ये रिजेक्शन स्लिप अभी तक नहीं मिला है, और रिजेक्शन स्लिप भी मिला है तो इन्होंने अभी तक अपील नहीं किया। मतलब इसको टाइम बाउंड फैशन में इस एनआरसी अपडेट प्रोसेस को ख़त्म नहीं किया जा रहा। तो 8 साल पूरे हो चुके हैं, 2013 से काम शुरू हुआ था, अभी तक इसको किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन पे तो हमने नहीं पहुंचाया है एनआरसी अपडेट प्रोसेस को। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में एक डेवलपमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। तो ज़रा समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। चूँकि अनड्यू डिले हुआ है, डिसप्रोपोर्शनेट डिले हुआ है, और यही कारण है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अब आसाम सरकार को आगे कोई भी फंडिंग देने से मना कर दिया है। अब देखिए 31 मार्च 2021 डेडलाइन रखा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एनआरसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि आप जो कुछ भी है, जो कुछ रिजेक्शन स्लिप हो या ओवरऑल फॉरेनर ट्रिब्यूनल से उनका अप्रूवल हो, वो सारे प्रोसेस को आप 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट करें। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पाई। ये जो फाइनल प्रोसेस है ये अभी तक पूरा हो नहीं पाया, और अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने आसाम सरकार को फ्यूचर में कोई भी फंड फॉर दिस पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ अपडेटिंग एनआरसी, उस फंड को देने से मना कर दिया है। आसाम सरकार ने रिक्वेस्ट की थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को कि हमें हर महीने लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए का फंड अलॉट किया जाए फॉर द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एनआरसी। लेकिन अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया असम सरकार की। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितने भी एडिशनल सपोर्ट स्टाफ अपॉइंट किए थे असम सरकार ने फॉर द पर्पस ऑफ अपडेटिंग एनआरसी, अब उनको रिलीव कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए उनके जॉब से, और जो असम सरकार के अपने खुद के एम्प्लॉय हैं अब उनसे बचा हुआ काम कराया जाए। आपको तो पता ही होगा कि एनआरसी अपडेट के टाइम में कई सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया गया था, उनको सपोर्ट स्टाफ कहा जाता है एनआरसी अपडेट प्रोसेस में। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसे लोगों को रिलीज़ कर दिया जाए, अब एक्स्ट्रा खर्च हम नहीं कर सकते, जो असम सरकार के एम्प्लॉय हैं वही आगे का काम करेंगे। अभी एनआरसी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए एनआरसी समझिए एक रजिस्टर है, नाम ही है इसका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एक ऑफिशियल रजिस्टर है या ऑफिशियल रिकॉर्ड है जहां पे इंडिया के तमाम सिटीजन्स के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से लोग इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। तो हुआ क्या कि ये एनआरसी पहली बार प्रिपेयर किया गया इन 1951, जब पहली बार सेंसस कराया गया आज़ाद इंडिया के अंदर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। तो सेंसस के साथ ही साथ एनआरसी बनाया गया कि इतने लोग इंडिया में हैं एज सिटीजन रहते हैं, और उनके हिसाब से एक एनआरसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया गया। तब से एनआरसी को अपडेट नहीं किया गया। तब से हर 10 साल पे सेंसस जरूर होता है, लेकिन सेंसस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनआरसी। एनआरसी इज द नेम ऑफ द और द लिस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, व्हाइल सेंसस इज ओनली अबाउट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आज़ादी के बाद जब पहली बार सेंसस कराया गया, मतलब जनगणना कराई गई, लोगों को गिना गया कि कौन कौन से लोग देश में रह रहे हैं, तो साथ ही साथ एनआरसी भी बना दिया गया, रजिस्टर बना दिया गया कि कौन कौन से लोग हमारे देश के नागरिक हैं। उसके बाद से हर 10 साल पे सेंसस तो होता है 1961, 71, लेकिन एनआरसी को अपडेट नहीं किया जाता है। मतलब रेजिडेंट्स तो देखे जाते हैं, लेकिन वो रेजिडेंट्स एक्चुअल में सिटीजन हैं या नहीं है वो अपडेट नहीं होता है। तो ओवरऑल इंडिया की एनआरसी एक बार बनी थी 1951 में, लेकिन आसाम के अंदर जो आसाम की एनआरसी थी उसको अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया इन 2013 बाय आसाम गवर्नमेंट following the directives of the Supreme Court under surveillance of Registrar General of India। तो आई होप पूरी पिक्चर क्लैरिटी करा रही है असम सरकार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन कर रही थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी समझ लेते हैं। ये जो ऑफिस है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका मेन काम ही है कि डेमोग्राफिक सर्वेज कराते रहे टाइम टू टाइम, जैसे बर्थ, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों का डेथ हुआ। तो आप देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, दैट इज डन अंडर दिस डेमोग्राफिक सर्वे बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1964 बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस। उसके अलावा सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट कराने का काम भी इसी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को है। लिंग्विस्टिक
सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन से लोग कौन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये सर्वे भी होता है हमारे देश में। सब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर सेंसस की बात की जाए तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड। पहली बार हमारे देश के अंदर सेंसस 1872 में कराया गया था बाय वाइसरॉय लॉर्ड मायो, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 और आज़ादी के बाद से 1881 से हमने सेंसस कराना शुरू किया। आज़ादी के बाद हमारा पहला सेंसस हुआ था 1951 में, और 1881 से लेकर के 2011 तक, जो आखिरी सेंसस था 2011 तक, वो 15 बार हम सेंसस पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। ये जो 2021 में सेंसस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जनगणना का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ 16th सेंसस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Ingenuity helicopter on Mars, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो देखिए, ध्यान से समझिए, परसीवरेंस मिशन नासा ने भेजा था मार्स सरफेस के ऊपर, और ये जो परसीवरेंस है ये मार्स रोवर मिशन है। मार्स रोवर मिशन मतलब ये परसीवरेंस जा करके मार्स के सरफेस पे लैंड करने वाला था और इस तरह से रोल करने वाला था। और हुआ क्या कि ये जो मिशन है परसीवरेंस मिशन, इसको 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। उस दिन भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसको कवर किया था। फिर ये 17 फरवरी 2021 को मार्स के सरफेस पे लैंड कर गया। उस दिन भी हमने इसको कवर किया, इस परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा को। अब आज इस परसीवरेंस मिशन से रिलेटेड एक एडिशनल डेवलपमेंट हुई है, तो समझते हैं कि करंट डेवलपमेंट क्या हुई है परसीवरेंस मिशन से रिलेटेड। देखिए, जो परसीवरेंस मिशन था, इस परसीवरेंस मिशन के साथ ही साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी अटैच्ड था इस परसीवरेंस मिशन के साथ। तो देखिए, एक उस हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। दिस हेलीकॉप्टर वाज हिच्ड अलॉन्ग विथ परसीवरेंस रोवर। अब हुआ क्या कि एक बार जब परसीवरेंस रोवर मिशन लैंड हो गया मार्स सरफेस के ऊपर, उसके बाद धीरे से ये इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर उससे बाहर निकल के आ गया। दिस इंजेन्युइटी रोल्ड आउट ऑफ दिस परसीवरेंस मिशन, और अब ये इंजेन्युइटी ने क्या किया है, इस इंजेन्युइटी ने एक फ्लाइट की है। फ्लाइट मतलब ये थोड़ा सा उछला है हेलीकॉप्टर की तरह। दिस इंजेन्युइटी वाज एक्चुअली हेलीकॉप्टर, समझिए तो आप टॉय हेलीकॉप्टर कह लीजिए, छोटा सा हेलीकॉप्टर। और ये इंजेन्युइटी ने क्या किया है, परसीवरेंस मिशन से बाहर निकल के आया है, उसके साथ हिच्ड था, इससे अलग निकल के आया, और अब इसने हेलीकॉप्टर की तरह एक उड़ान भरी है, छोटी सी उड़ान भरी है, 10 फीट की उड़ान भरी है। और ये करंट न्यूज़ है। ये बड़ा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे प्लैनेट पे, अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पे हमने कोई व्हीकल उड़ाया हो, हेलीकॉप्टर फॉर्म में पावर व्हीकल उड़ाया हो। सो इंजेन्युइटी हैज़ लिफ्टेड ऑफ द मार्सियन सरफेस एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट व्हीकल टू फ्लाई ऑन अनदर प्लैनेट। ये बहुत छोटा सा, समझिए तो टॉय हेलीकॉप्टर है, और बहुत छोटे हाइट तक उड़ा, बस 10 फीट तक उड़ा, और बहुत छोटे समय के लिए 39 सेकंड के लिए उड़ा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। फ्यूचर में मान लीजिए कि 2025 में हम प्लान कर रहे हैं कि हम मार्स सरफेस पे इंसानों को भेज सकते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम तक हम इस इंजेन्युइटी मिशन के बाद मार्स सरफेस पे हम हेलीकॉप्टर्स भी बना लें जो इंसानों को लेकर के अलग अलग जगहों पे उड़े। तो ये उस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंजेन्युइटी कैसे 10 फीट की हाइट तक उड़ा, 39 सेकंड तक उड़ता रहा, उसका वीडियो भी रिलीज़ किया है, पिक्चर इमेज भी रिलीज़ किया है नासा ने। आप यहाँ इसको देख सकते हैं। आप देखेंगे एग्जैक्टली 39 सेकंड तक ये हाइट ऊंचाई पे रहेगा, उड़ता रहेगा, और 10 फीट की लगभग ऊंचाई तक ये रहेगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। थोड़े टाइम बाद ये उड़ेगा। देखिए, उड़ा, ये लगभग 10 फीट की हाइट तक जाएगा, लगभग 39 सेकंड्स तक ये हवा में रहेगा। और उसके बाद वापस ये ज़मीन पे आ जाएगा। आ गया ये। तो ये है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मिशन। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from environment segment. It is about disc-footed bat, and this topic is important from our syllabus paper for biodiversity point of view. तो देखिए करंट न्यूज़ क्या है, काफ़ी सरल सिंपल सा न्यूज़ है। एक अलग तरह का बैट स्पीसीज़ हमें मेघालय में मिला है नियर नोंगखलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मेघालय की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नोंगखलेम। अब इस साल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि नया स्पीसीज़ बैट का यहाँ मिला है। इस नोंगखलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही ये इस तरह का अलग बैट स्पीसीज़ मिला है। और इसके बैट स्पीसीज़ के मिलने के साथ ही साथ अब इंडिया में टोटल जो उड़ने वाले मैमल्स की संख्या या उड़ने वाले मैमल स्पीसीज़ की संख्या 130 हो गई है। तो बैट भी एक तरह का मैमल है और ये उड़ता भी है। तो इस नए स्पीसीज़ के डिस्कवरी के बाद नाउ टोटल नंबर्स ऑफ फ्लाइंग मैमल्स इन इंडिया हैव नाउ इंक्रीज टू 130। अब ये डिस्क फुटेड बैट है, इसको देखिए, इसका फूड जो है इस तरह का डिस्क शेप्ड है। और इसके साथ ही जैसे कि ये मेघालय में मिला है, तो मेघालय के अंदर अब बैट्स की स्पीसीज़ की संख्या 66 हो गई है। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बैट स्पीसीज़ कहीं मिलते हैं तो वो है मेघालय स्टेट। टोटल 66 स्पीसीज़ टाइप्स के बैट्स यहाँ मिलते हैं। ये जो बैट है डिस्क फुटेड बैट, ये जनरली म्यांमार में मिलता है, लेकिन इस बार ये मेघालय में पहली बार देखा गया है। इसकी अगर फीचर्स की बात की जाए, खासियत की बात की जाए, तो ये बैम्बू की ट्रीज़ के अंदर रहता है। कहीं भी छोटा सा स्पेस बना करके वो आराम से घुस जाता है उसके अंदर, बैम्बू के अंदर भी। क्योंकि इसका आप हेड भी देखिए, सर भी देखिए तो काफ़ी फ्लैट है, और इसका जो डिस्क फुटेड स्पेस है या पाँव है, ये आराम से इसको कहीं पर भी हिंज हो जाने में, लटक जाने में मदद करता है। उसके अलावा ये हाई फ्रिक्वेंसी इको लोकेशन कॉल करता है। तो इको लोकेशन क्या होता है, ये बैट्स के अंदर कॉमन फीचर है। तो इसको समझते हैं कि इको लोकेशन होता क्या है। देखिए, बैट्स हैव फ्लॉड विजन। बैट्स को ठीक से दिखाई नहीं देता है, पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते हैं, बट ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि उनके जो आई रॉड्स होते हैं वो कलर इनसेंसिटिव होते हैं। तो जनरली इनको चीज़ें धुंधली धुंधली दिखती हैं, पिच ब्लैक दिखती हैं, कलर अच्छे से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपने शिकार को ये कैसे पकड़ते हैं, जो छोटे मोटे ये इंसेक्ट्स खाते हैं ये कैसे पकड़ते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये लोग जिसका नाम है इको लोकेशन। इको लोकेशन में करते क्या हैं ये लोग कि खुद हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जाकर के इनके शिकार से टकराता है, और जो रिफ्लेक्शन इस वेव का रिटर्न होकर के आता है, उस रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई करके ये अपने शिकार का डायरेक्शन, स्पीड सब कुछ पता कर लेते हैं और उसको जाकर के पकड़ लेते हैं। मतलब दे हैव सेल्फ प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, और जो इसका बाउंस बैक वेव होता है उसके बेसिस पे दे नेविगेट देयर प्रे, और इसी को कहते हैं हम लोग इको लोकेशन। और ये जो हमारा नया स्पीसीज़ मिला है बैट का, डिस्क फुटेड बैट, इसके अंदर इको लोकेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about Startup India Seed Fund Scheme. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। भारत सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके लिए टोटल 945 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, और आने वाले 4 सालों तक स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग की जाएगी, और इसके अंदर लगभग 3600 स्टार्टअप्स को मदद की जाएगी। तो ज़रा समझते हैं कि सीड फंडिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, सीड फंडिंग इनिशियल फंडिंग, जैसे प्लांट का इनिशियल स्टेज होता है सीड, वैसे ही किसी भी कंपनी का इनिशियल फंडिंग जो होता है उसको कहते हैं सीड फंडिंग। जो वेरी अर्ली इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सीड फंडिंग। कई दफ़ा जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो सीड फंडिंग देते हैं और वो बाद में उस कंपनी में पार्टनर भी बन जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। ये सब टर्म्स सीधा सीधा आपको प्रीलिम्स में दिख सकते हैं, इसलिए इस पर फोकस करना ज़रूरी है। कि मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, और मैंने किसी दूसरे कंपनी में, एक नए स्टार्टअप में पैसे लगा दिए, और उसका 50% शेयर का मैं अगर मालिक बन गया, मान लीजिए पैसे लगा करके, तो मैंने सीड फंडिंग दी और साथ ही साथ मैं उस कंपनी का ओनर भी बन गया, इन्वेस्टर के साथ साथ मैं पार्टनर भी बन गया। तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। The next article is taken from culture segment. It is about Kumbh Mela being called off. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian culture point of view. तो देखिए, कुंभ मेला के बारे में पहले समझ लेते हैं। कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है, इलाहाबाद,
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। और ये मेला हर 4 सालों पे लगता है और रोटेशन वाइज लगता है, मतलब पहले इलाहाबाद में, फिर 4 साल बाद हरिद्वार, फिर 4 साल बाद उज्जैन, फिर नासिक। तो इस तरीके से एक जगह पे जो मेला लगता है फिर 12 साल बाद उस जगह पे वो मेला लग पाता है। उसके अलावा हरिद्वार और इलाहाबाद के अंदर तो अर्ध कुंभ भी लगता है, मतलब हर 6 साल के अंदर, 6 साल के बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है और इलाहाबाद में उसके 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है। तो इस तरीके से हरिद्वार और इलाहाबाद में 2 तरह के कुंभ होते हैं, एक तो ये का नॉर्मल या कंप्लीट कुंभ और उसके अलावा अर्ध कुंभ जो हर 6 सालों पे होता है। न्यूज़ ये है कि जो इस साल 2021 में हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला लगा था उसको टाइम से पहले कॉल ऑफ कर दिया गया है बाय डिफरेंट सेक्ट्स, और ये कॉल ऑफ इसलिए किया गया है क्योंकि सडनली कोविड-19 के केसेस हमारे देश में बढ़ने लगे थे। अभी कुंभ मेला के बारे में कुछ और समझ लेते हैं। यूनेस्को के हिसाब से कुंभ मेला हमारे धरती का, अर्थ का सबसे बड़ा कांग्रेगेशन है, मतलब आप समझिए जमावड़ा है, इकट्ठा जहां लोग होते हैं। लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रेगेशन ऑन अर्थ बाय पिलग्रिम्स अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। और इसी कारण से कुंभ मेला को यूनेस्को ने अपने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है। इंडिया के कुछ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के यहाँ नाम हमने दे रखे हैं, उसमें आखिरी में कुंभ मेला को भी शामिल कर दिया गया। इनको एक बार आप पढ़ लेंगे, हो सकता है इससे प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछ लिया जाए। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 71 to 75. Topic number 71 is about National Company Law Appellate Tribunal. This was established under Companies Act of 2013 and it hears appeals against National Company Law Tribunal. It also hears complaints against Insolvency, Bankruptcy Board of India and Competition Commission of India. Please attempt this question based on topic number 71. Topic number 72 is about National Food Security Act that was notified in 2013 and it provides food and nutritional security. It provides food security coverage to 75% population of rural area and 50% population of urban area under targeted public distribution system scheme. So overall it covers about 2/3 population. The eligible person will be entitled to receive 5 kilograms of food grain per person per month at a subsidized rate of rupees 3, 2 or 1 per kg for rice, wheat or coarse food grains. The existing Antodaya Anna Yojana households which constitute poorest of the poor people will continue to receive 35 kilograms of food grain per household per month. The act provides that every state government shall by notification constitute a state food commission for the purpose of monitoring and reviewing of the implementation of the act, and the work of identification of the eligible households will be done by the states or the union territories. Please attempt this question based on topic number 72. Topic number 73 is about Wainganga River. तो Wainganga River का यहाँ पे हमने मैपिंग दे रखा है, इसको ध्यान से देख लेना, इस साल ये न्यूज़ में था। इट इज़ अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द महादेव हिल्स नियर मुंदरा इन विलेज गोपालगंज ऑफ मध्य प्रदेश। वेनगंगा, इसी को आगे जाकर के प्राणहिता भी कहते हैं, इज वन ऑफ द नॉर्थवर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। Please attempt this question based on topic number 73. Topic number 74 is about Onam. It is an annual harvest festival of Kerala celebrated in the beginning of the month of Chingam, which is the first month of the solar Malayalam calendar. It falls in August or September month each year. According to popular legend, the festival is celebrated to welcome King Mahabali, whose spirit is said to visit Kerala during the time of Onam. It is also celebrated as the festival of paddy harvest. Please attempt this question based on topic number 74. Topic number 75 is about Association of Renewable Energy Agencies. So Ministry of New and Renewable Energy is the nodal agency at the central level for promotion of grid connected and off-grid renewable energy in the country, and the ministry's program are implemented in close coordination with the state nodal agency for renewable energy. The Secretary of Ministry of New and Renewable Energy is the ex officio president of the association. Please attempt this question based on topic number 75. This is the answer of question number 66 to 70 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज फर्स्ट कनेक्टेड बाय कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मिजोरम. द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वैक्सीनेशन ऑफ बोथ हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का तो है, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नाम नहीं है.
इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया दैट हैज़ सक्सेसफुली कंट्रोल्ड हेपेटाइटिस बी। अगेन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंडिया के अंदर हेपेटाइटिस बी कंट्रोल नहीं हुआ है, जबकि कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी कंट्रोल में है। ओनली 4 डिजीज़ दैट इज़ HIV, एड्स, TB, मलेरिया एंड हेपेटाइटिस के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली इंडोर्सेस डिजीज स्पेसिफिक ग्लोबल अवेयरनेस डे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। उसके अलावा गिलजिट मैन्यूस्क्रिप्ट, इट इज़ जैन्स लिटरेचर, रॉन्ग, इट इज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड गुप्ता ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।